नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 8 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन प्राप्त हुए आप तक ले आए हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करें लेवल की तो लेवल मॉडरेट ही रहा है। यहाँ पे थोड़ा मैथ को कैलकुलेटिव बनाया जा रहा है। प्रथम शिफ्ट में आपने देखा काफ़ी इजी पैटर्न पूछा था, यहाँ भी पैटर्न इजी है, लेकिन बहुत सारे जो मतलब आपका टॉपिक है उसको स्किप कर दिया गया, वहाँ से प्रश्न ही नहीं पूछा गया है और किसी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो कोई भरोसा नहीं एग्जाम का। देख लीजिए कौन कौन सा जो है प्रश्न आया था। किसी घन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर हो तो घन का आयतन क्या होगा। 216 है ये। तो यहाँ पे कल ही मैंने बताया था अपने सजेस्ट वाली वीडियो में कि घन को आपको जरूर याद रखना है। घन, समचतुर्भुज, बेलन का ये सब जो है आपको जरूर याद रखना है। इस प्रकार का घन होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे सभी भुजा इसके बराबर होते हैं आपस में, और जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये होता है आपका 6a²। इसी का वैल्यू दिया गया है 216। इसको जब काटेंगे ना तो a² बराबर हो जाएगा 36 और a का वैल्यू आ जाएगा आपको 6। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, मैंने इसी का क्यू, तो अब 6 का क्यू जब फिर से हम करेंगे क्योंकि भुजा तो हमारा 6 निकल गया, तो फिर से हमारा 216 घन मीटर जो हमारा आंसर हो जाएगा। आयतन को घन मीटर में लेते हैं इसीलिए, तो 216 ही आंसर आने वाला है। ये गूगली था, इसी प्रकार का प्रश्न एक आया था और यही राइट आंसर 216 करके आना था। यहाँ पे आंकड़े कुछ डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन पैटर्न यही है, और जो टॉपिक स्किप किया है उस टॉपिक से मैंने नहीं लिया है कोई भी क्वेश्चन। यहाँ पे एक प्रश्न आया था, पिछले शिफ्ट में पूछा गया था बहुलक, है ना। पिछले शिफ्ट में क्या पूछा गया, बहुलक। इस शिफ्ट में पूछा गया माध्य, और मैंने आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों निकालना सिखा ही दिया है। अभी इससे पहले भी मैंने जिक्र कर ही लिया था, यहाँ भी कर लेता हूँ आपके जो अगर आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको जो है फायदा पहुँच पाए। तो माध्य बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा टाइम रिपीट होता है इस आंकड़े में वही बहुलक होता है। तो इस आंकड़े का बहुलक बता दीजिए फटाफट। तो इस आंकड़े का बहुलक आपका हो जाएगा 4, 5, 2 बार 5, 3, 4 बार 5 है, और 4 बार 5 2 बार 6 है, तो 4, 5 हो जाएगा इसका आंसर। बहुलक 4 बार 5 है तो 5 तो हो गया बहुलक। माध्य क्या होता है, टोटल का योग प्लस टोटल आंकड़े से भाग, यही बताया था। तो टोटल को जोड़ देना है, टोटल आंकड़े से भाग देना। आंकड़ा कितना है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 आंकड़े हैं, 10 से भाग दे दिए। टोटल का योग कितना हो जाएगा, 4, 5, 9, 9, 8, 17, 7, 22, 6, 28, 30, 33, 38, 43, 6, 49, 49/10 हो जाएगा। 4.9 आपका जो है माध्य हो जाएगा। माध्यिका क्या बताया था, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आपको सजाना है। तो सबसे छोटा यहाँ मुझे 2 दिख रहा है, 2, 3, 2 कितने बार है, एक ही बार है। 3 कितने बार है, एक ही बार है। इसके बाद आ जाएगा 4, 4 कितने बार है, एक ही बार है। 5 आ जाएगा, फिर 5 कितने बार है, 4 बार है। फिर क्या आ जाएगा आपका 4, 3, 7, उसके बाद 6 कितने बार है, 6 है 2 बार। एक वर्ड कोई छूट रहा है, देखिए देखिए कोई छूट रहा है, एक बार 8 है, तो 6 के बाद लास्ट में 8 आएगा। अब आपको मैं क्या बताया था, माध्यिका क्या है, इसे सजा दीजिए आरोही या अवरोही क्रम में, और बीच वाला वर्ड आपका माध्यिका हो जाएगा। क्योंकि 10 संख्या है, सम संख्या में है, तो बीच वाला 2 बचेंगे, है ना। 4 इधर छोड़ दिया और 1, 2, 3, 4 इधर छोड़ दिया, तो इतना बचा कौन कौन सा, ये दोनों 5 बच गए। तो 5 और 5 का योग 10 हुआ, 10/2 जो है 5 आपका माध्यिका हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। विषम संख्या में रहता है आंकड़ा तो अपने आप बीच में एक ही बचता है, ठीक है, वही माध्यिका हो जाती है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि बेलन की आयतन क्या होगी अगर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा था। इससे पहले आयतन पूछ रहा था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देके, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट आपको पता है 14, आपको रेडियस निकालना है। बेलन के बारे में फिर से एक बार बता दूं, जितना बार बताऊंगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। ये सर्किल जैसे इसका दोनों मुंह होता है, यहाँ से यहाँ तक हाइट होता है और यहाँ से यहाँ तक जो है रेडियस होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो होता है 2πrh होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो 2πr × h+r होता है। ये कहाँ से आता है, मैं बताया था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता ही होता है, शायद ये सर्किल और ये सर्किल, ये दोनों सर्किल का 2 बार क्षेत्रफल ऐड हो जाता है, तो 2πr² और ऐड हो जाता है, जिसमें से 2πr जो है हम कॉमन ले लेते हैं तो h+r बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2πrh की वैल्यू आपको पता है 154, और मुझे h की वैल्यू पहले से पता है 14, तो 2 × 22/7 × 14 × r कर लूँ बराबर 154, ठीक है। इस प्रकार का कुछ हो गया। 7 दूनी की 14 हो गई, 11 दूनी की 22 हो गई, 11 का 11, 11 चौका 44, 14 हो गए, 2 सत्ते के 14 हो गए। कोना कानी गुना करेंगे तो आपका r का वैल्यू जो है 7/4 आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों 2 बचे हैं, ठीक है। तो r का वैल्यू आपका 7/4 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, आपका आयतन निकालना है, ठीक है। तो r का वैल्यू 7/4 है
और एच का वैल्यू 14 है, तो आयतन नहीं निकाल लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच मान रखे। कैलकुलेटिव जो ज्यादा मैथ को बनाया जा रहा है इस शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में ऐसे ही देखने को मिला, ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो घर पे प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। खास करके जो बेलन, गोला, शंकु, घनाभ, समचतुर्भुज और जो ये अपना लाभ हानि, परसेंटेज, ट्रेन, ये सब जरूर देख के जाएं, ठीक है। वैसे मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूँ उससे भी काम होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना है अपने आप से, ठीक है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको अच्छा कोई नहीं बता सकता। यहाँ पे क्या है, पाई स्क्वायर एच, तो पाई का मान हमने रख दिया, आर का मान कितना निकला है 7/4, 7/4 और एच का मान है 14। इसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका निकलेगा 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी की 4, 2 सतही के 14 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 11 कट जाएगा, तो 11 सत्ते 77 गुने 7/4 आपका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। 77 गुने 7/4 जो है, जो भी आएगा काट के आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं अगर कर लूँ, 77 गुने 7, 77 49 के 9, हाथ में 4 और फिर 3 और 5, 539/4 आपका आंसर हो जाएगा। इसको काट लेते हैं फिर से, 4 1 4, 1 पर 3 13, 4 3 12, 1 पर 9 19, 4 चौका 16, 3 पर 0 30, 7 चौका 28, तो 134.7 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे आप। एक प्रश्न टाइम एंड वर्क से देखने को मिला है, राम और श्याम एक काम को 30 दिन में कर रहा है, हल्का वाला पूछा गया था। राम अकेले 20 दिन में करता है, तो श्याम अकेला काम का आधा हिस्सा कितने दिन में करेगा। क्लू लगाया है कि श्याम अकेला काम का आधा हिस्सा कितने दिन में करेगा। तो भैया जब 2 आदमी काम कर लेते हैं, ए और बी, 2 आदमी का मिलगा के कुछ काम दिया हो और तब एक आदमी का काम भी आपको पता हो कि इतने दिन में करता है, तो दूसरे आदमी का निकालना बहुत ईजी है जी। कैसे, ए गुने बी, तो मैं निकाल लेता हूँ 20 गुने एक्स। राम अकेले जो है यहाँ पे 20 दिनों में नहीं होगा, राम अकेले 60 दिन कर लीजिए, क्योंकि अकेले ज्यादा दिन में लगेगा ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये 60 दिन में कर रहा है, या फिर इसे 20 दिन में कर दीजिए और इसे 30 दिन में कर दीजिए, या फिर अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो दोनों मिलके 10 दिन में कर लीजिए और राम अकेले 20 दिन में। थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है जी, तो दोनों मिलके जो है 10 दिन में और राम अकेले 20 दिन में कर रहा है। पैटर्न यही रहेगा, 20 गुने एक्स बट्टा 20 प्लस एक्स बराबर 10 होगा, 10 दूनी की 20 होगा, 2x में से x गया तो x बराबर 20 होगा। तो श्याम भी 20 दिन में करेगा, ठीक है। ये कैसे किया, कौन से सूत्र लगाया, जब भी आपको 2 आदमी की काम दिया हो कि इतने दिन में मिलके कर लेता है, यहाँ 10 दिन मान लिए इतना दिन में कर लेता है, और एक आदमी का काम दिया हो तो आपको करना है a गुने b बट्टा a प्लस b, या बराबर दोनों आदमी को मिलके दिया हुआ काम। आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी है 2 आदमी के लिए, ठीक है। 3 आदमी के लिए एलसीएम वाली विधि चलेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 आदमी की बात है, तो 2 आदमी जो है एक 20 दिन में कर लेता है, तो a गुने b, तो 20 गुने x और 20 प्लस x नीचे करेंगे और दोनों मिलके कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। तो आपको 10 जरूर रखना है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो 10 हो गया, तो 10 दूनी की 20 हो गया, 2x इधर x आएगा तो x की वैल्यू 20 निकलेगी, तो b पूरा काम करेगा 20 दिन में। लेकिन यहाँ पे क्लू लगाया है कि आधा हिस्सा ही कराना है, तो आधा हिस्सा b कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, तो इसका भी आंसर 10 दिन ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 जरूर कर लें, ये 30 नहीं 10 कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे रेल से जो है हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, रेल से प्रश्न, तो मैं आपको जितना भी थ्योरी बताया हूँ उससे आपका काम चल जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन आता नहीं है, ना आएगा, क्योंकि अगर इससे बाहर भी आ गया और इतना अगर आप जानते हैं ना, एकदम कंसेप्ट क्लियर है, तो आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। ट्रेन जो है सापेक्षिक चाल अगर एक ही दिशा में है तो v1 माइनस v2 हो जाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट इस दिशा में चल रहा है और मान लीजिए 2 ट्रेन ही है या फिर कोई एक और ऑब्जेक्ट है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं एक दूसरे के, तो v1 प्लस v2 हो जाता है सापेक्षिक चाल। इसके बाद समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ये एवरग्रीन फार्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है किलोमीटर को, तो 5/18 से गुना करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। साथ ही साथ आदमी हो, एक पेड़ हो, छोटी गुफा हो, या फिर पोल हो, या फिर सिग्नल हो, इस सब की जो है दूरी को 0 माना जाता है, ठीक है। इतनी ही बात याद रखनी है और कुछ नहीं। तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को, अब व्यक्ति है तो व्यक्ति का लंबाई कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। भाई इतना सा तो होता है, कितना दूर में खड़ा रहता है, इतना दूर में खड़ा रहता है, इसका क्या माना जाएगा, ठीक है। तो घंटा से विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाएगा, चाल क्या होगी। अब समय आपको दिया है 6 सेकंड, समय बराबर हमने कहा दूरी बट्टा चाल होता है, तो दूरी कितना है 150 मीटर, और आदमिया का दूरी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आदमी का नगन मानते हैं हम, ठीक है। और बोल रहा है कि 6 किलोमीटर विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो ठीक है। तो 6 प्लस x, मान लीजिए ट्रेन का चाल जो है v1 है, ठीक, v है मान लीजिए, वेलोसिटी है, यहाँ पे v है मान लीजिए, तो ये तो किलोमीटर में है ना, क्योंकि आदमी वाला क्या में किलोमीटर लिखा है, तो इसको जो है करना पड़ेगा ना 18/5, 5/18 से गुना। अब 5/18 से गुना कीजिएगा तो ये 18 इस साइड चला जाएगा, ठीक है,
ये 18 जो है आपका इस साइड चला जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं ठीक से। यहाँ पे अब थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। क्या था 6 सेकेंड, और ये एक समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, तो आपका जो है x + 6 हो गया। टोटल सापेक्षिक चाल विपरीत दिशा में है, इसको 5/18 से गुना कर लेंगे। ठीक है, और इसके एवज में कितना है 150 + 0 है, यही है ना। अब जगह थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, 6 × 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से गुना कर लीजिए आप इसको, तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 5x + 30 हो जाएगा। और ये 3 जो है इस साइड चला जाएगा, तो 150 कितना हो जाता है, 150 को और 3 को गुना कीजिएगा तो 450 हो जाएगा, है ना। 450 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। 420/5 करेंगे तो x की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो 5 कर लेते हैं, तो 8 × 5 = 40 और 2 पर 0 20, 8 चौका 5 चौका 20 हो गया। ठीक है, तो 84 किलोमीटर/आवर जो है ट्रेन की चाल हो जाएगी। यहाँ पे जगह कम पड़ रहा था, इसीलिए मैं सीधा सीधा लिखना सही समझा, वही चीज लिखा हूँ, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। कंफ्यूज नहीं होना है, समय बराबर अगर आप दूरी बट्टा चाल लिख रहे हैं, दूरी बट्टा चाल लिख रहे हैं, और अगर चाल निकालना हो तो दूरी बट्टा समय नहीं कर सकते हैं। यही चीज तो किया था, और क्या किया था, तो फिर इसको कोना कानी गुना कर लीजिएगा और फार्मूला कर क्रिएट कीजिए। चाल गुने समय बराबर दूरी नहीं हो जाएगा, तो यही हम किए थे कि दूरी बराबर चाल गुने समय, यही तो किए थे, इधर सीधे लिखे थे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे आया था फिर से, पहले शिफ्ट में आपको हल करने को मूल पूछा गया था, यहाँ पर भी मूल ही पूछा गया था, तो दोनों शिफ्ट में आज मूल ही पूछा गया। मैं आपको इसमें बताया था द्विघात समीकरण का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है ax² + -bx + -c = 0। ये द्विघात समीकरण का ना बेसिक फॉर्म है, इसे जो है वर्ग स्क्वायर समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पे प्लस चाहे माइनस हो सकता है, यहाँ पे प्लस चाहे माइनस हो सकता है, लेकिन फॉर्म यही रहेगा। तो देखिए फॉर्म यही है, ax² - bx - c है यहाँ, है ना। तो इसका मूल निकालने के लिए मैंने बताया था कि इसको आपको हल करना पड़ेगा, और मूलों का योग निकाल के मैंने साबित भी किया था। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है -b/a, और मूलों का गुणन क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा अगर इससे पहले वाली वीडियो देखे हैं तो, मूलों का योगफल क्या होता है। ठीक है, तो मूलों का योगफल तो बता दीजिए, गुणनफल क्या होता है मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या क्या होता है मूलों का गुणनफल द्विघात समीकरण में। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या सूत्र बताया था आपको, सूत्र ये बताया था कि भाई ऐसा कीजिए कि इन दोनों को पहले गुना कीजिए, तो 6 और 6 को गुना करेंगे, x² को नहीं गुना करना है, पीछे का गुणज गुना करना है भैया, a और c को गुना करना है, तो 6 और 6 को गुना किया कितना है आपका 36, और बीच वाले को कुछ ऐसे आंकड़े में तोड़िए जो आपका जो है 36 भी हो जाए और बीच वाला चीज भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो 9 चौका 36 नहीं हो जाएगा, तो 9 चौका 36, अगर मैं -9 ले लूं और -9 ले लूं और -9 और +4 कर लूं तो -5 भी आ जाएगा, और 9 और 4 को गुना करेंगे तो 36 भी आ जाएगा, तो इसी में टूटेगा। ठीक है, 6x² -4x + 4x -9x, ठीक है, -5x हो गया, और माइनस का जो है आपका 6 0 = 0। ठीक है, मैंने 4 ही पहले क्यों लिखा, क्योंकि इस 6 में मुझे कॉमन दिख रहा है, आप 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, 6x² माइनस कितना मैंने बोला 9x + 4x, ठीक है, -5x हो गया, -6 = 0। ठीक है, अब यहाँ से आप 3x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है। ठीक है, तो x बचेगा -3 बचेगा, प्लस आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 सेकेंड, 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x ना बचेगा जी, है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x बचेगा अंदर और -3। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, 3x + 4 आ गया, 2x - 3 आ गया, क्या क्या आ गया, 3x + 4 आ गया, है ना, और 2x - 3 आ गया, यही आया था ना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 को मान आ जाएगा, तो एगो तो मान काल्पनिक आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा -4/3, और एगो मान हो जाएगा आपका x बराबर 3/2। तो या तो दोनों हो सकता है, या फिर ऑप्शन में 3/2, अगर एक एक ऑप्शन में होगा कि कौन सा होना चाहिए, अगर ए में ये होगा बी में ये होगा तो 3/2 मारेगा, क्योंकि ये काल्पनिक हो गया, माइनस में चला गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, लाभ हानि से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। किसी वस्तु को 10% की छूट देने पर 15% की लाभ प्राप्त होती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितनी अधिक है, इस प्रकार से पूछा गया। भाई कोई एक रिटेन प्राइज है, इस पे 10% की छूट दे दिया आप, फिर भी आपको जो है 15% का लाभ हो रहा है अकॉर्डिंग टू सीपी, क्रय मूल्य के हिसाब से। ठीक है, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज्यादा अंकित किया गया है, इस प्रकार के जो है आपको प्रश्न पूछा गया है। तो मान लेते हैं हम रिटेन प्राइस जो है हमारा 100 रुपया लिखा है। ठीक है, 10% का छूट दिए तो क्या हो गया 90 रुपया। अब यही 90 रुपया जो है हमारे क्रय मूल्य का 115% है। ठीक है, ठीक से सोचिए, कैलकुलेटिव मैथ आज पूछा गया है।
तो 100% निकालेंगे इस चीज का, तो 90/115 गुने 100 करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया क्या, सीपी आ गया, सीपी, ठीक है, क्रैमुल आ गया। अब यहां से मैं देख रहा हूं ये 23 से कट जाएगा और ये 20 से कट जाएगा। 1800/23 जो है हमारा सीपी आ गया, मतलब लगेगा अटपटा सा, लेकिन पूछ रहा है कैलकुलेटिव, ठीक है। 1800/23 हमारा सीपी है और रिटेन प्राइस कितना है, 100 रुपया। तो भाई ज्यादा है ना, बोली तो रहा है कि क्रय से कितना ज्यादा अंकित है रिटेन प्राइस, तो घटा लेंगे, देखते हैं कितना ज्यादा अंकित है। तो 100 में से हम घटा लिए किसको, 1800/23 को। तो 2300 में से 18 एलसीएम लेंगे तो 23 हो जाएगा, 2300 में से 18 हो जाएगा तो 8 5 13, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा 500/23 जो है ज्यादा लिखा गया है, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में पूछा गया था, तो 500/23 मतलब ज्यादा गुने 100 बटा जितना क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 1800/23 है। 23 से 23 तो चला जाएगा हवा में, ठीक है। और ये आप दोनों जीरो से दोनों जीरो काट लीजिए, तो 500/18 जो है आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 250/9% जो है ज्यादा अंकित किया गया है, ठीक है। ये इतना कैलकुलेटिव मैथ आजकल पूछे जा रहे हैं, खास करके इस शिफ्ट में, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, ये पूछा गया था कि बट्टा, इस एकल बट्टा को नहीं भूलना है आपको, ये जरूर पूछा जाता है। और 3 सेलेबी वाला पूछा जाता है, 2 वाला नहीं पूछा जाता है कि आपने झट से x + y किया माइनस XY 100 कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर 3 सेलेबी वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 20 और 10 30 हो गया आपका। 30 में से जो है इस पे फोकस करना है, दोनों को गुना कीजिएगा तो 200, 200/100 कितना होगा 2, तो 2 इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा फाइनल कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। अब 28 + 12 अब माइनस 28 गुने 12/100 करना है, बस यही करना था, ठीक है। तो 28 से 12 40, और 40 में से कुछ घटेगा तो यह 7 चौका 28 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब 12 सत्ते कितना होता है, 12 5 12 सत्ते 84 होता है। 84/25 कितना होगा, 3 से कुछ ज्यादा, तो 28 12 40, 40 में से 3 से कुछ ज्यादा जो होगा ना, तो 36 पॉइंट कुछ आएगा, 4 5, ठीक है। ये लगभग में भी आप ऑप्शन से मार सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा एक एक पॉइंट करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे लाभ हानि से देखने को मिला कि एक फल विक्रेता ने कुछ केले को 5 के रुपया में, ये मैं इधर रुपया लिख लेता हूँ, है ना, ये RS लिख लेता हूँ, रुपया लिख लेता हूँ, माफ कीजिएगा कुछ काम आ गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एक फल विक्रेता ने कुछ केले, यहाँ पे मैं RS लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे 5 रुपये की 6 की दर से खरीदे हैं, तो यहाँ पे पैसा लिख लेता हूँ, यहाँ पे पीस लिख लेता हूँ, ठीक है। ये पैसा है और ये आपका पीस है। 5 का 6 से खरीदा और 3 रुपये की 4 से बेचा, यहाँ पे रुपया है और 4 में बेच दिया। तो आपको हमेशा पीस का एलसीएम लेना है, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। अब 12 को सामान इस दाम से खरीदिए, पहले वाले दाम से। थोड़ा फ्रेश ले लेता हूँ, क्या है, 5 के 6 खरीदते हैं, ये आपका पीस है, ठीक है। और 3 के 4 बेचते हैं, ये आपका पीस है। तो मैंने कहा कि पीस वाले का एलसीएम ले लीजिए, तो 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपका कितना आएगा एलसीएम, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 को वस्तु ई वाला दाम से खरीदिए ऊपर वाला से, तो 6 रुपया में 5 को देता है, तो 12 रुपया में 10 को नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल पीस आएगा 10 को आएगा, ठीक है। अब 12 मतलब 12 को खरीदेंगे तो 10 रुपया खरीदेंगे। अब 12 को चीज बेचिए ए वाला दाम से, तो 4 रुपया में 3 को बेचते हैं, तो 10 को मतलब 12 रुपया में कितना चीज बेचेंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 12 रुपया में आपको जो है 9 रुपया ही आएगा आपको 12 पीस का, ठीक है। 12 को पीस अगर इससे खरीदेंगे तो आपको 10 रुपया क्रैम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 6 रुपया में 5 को मिलता है। अब 12 को पीस इससे बेचिएगा तो 3 रुपया में 4 को बेचते हैं, तो 9 रुपया न मिलेगा जी 12 रुपया में, तो 1 रुपया घट गया, यही हानि है 1 रुपया। यहाँ पे लिखा है लाभ या हानि कितना होगा, तो 1 रुपया हानि हुआ। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि मतलब लाभ या हानि प्रतिशत, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत है, तो हानि गुने 100। अब बट्टा क्रयमूल्य कितना है, 10 रुपया, तो 10% की हानि हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से कर लेते हैं, देखिए 5 की 6 खरीदा, 3 की 4 बेचा। मैंने कहा कि पीस का एलसीएम ले लो, 6 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 12, ठीक है। अब 12 को सामान जो है खरीदने वाला चीज से खरीदो, तो 10 रुपया खर्च हुआ होगा आपका, RS 10 रुपया, क्योंकि 12 पीस खरीदेंगे तो, ठीक है। क्योंकि 6 रुपया में 5 को दे रहा है, तो 12 रुपया में आपको 10 को मिलेगा। और 12 को सामान इस दाम से बेच दीजिए, तो 4 को देते हैं आप 3 रुपया में, तो 12 को कितना 9 रुपया में नहीं दीजिएगा, तो घाटा लगा ना 1 रुपया। यही घाटा गुने 100 किए थे, क्रय मूल्य 10 किए थे, तो 10% आ गया था। एकदम जो है 5 बार बताएंगे जब तक आपको जो घुसेगा नहीं दिमाग में, और आपको एग्जाम के अंदर एकदम जो है तहलका मचा के आना है, ठीक है। सबको भैया। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पे एज से संबंधित आया था कि वर्तमान में 2 व्यक्ति का अनुपात 5:7 है,
और 16 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 3:5 था। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मैंने आपको जब भी इस प्रकार का हिसाब बताया है, मैं आपको कहा है कि आप ऑप्शन से चलिए, नहीं तो 2 समीकरण सॉल्व करने पड़ेंगे और आपका कम से कम 1.2 मिनट तो जरूर जाएगा, और इतना समय एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है, मैं भी ऑप्शन से चलूंगा इस हिसाब को बनाने के लिए। यहाँ पे 5, 7 और 16 है। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 5, 7 है। ठीक है, वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 5, 7 में मैच कर रहा है क्या? ये 5, 7 में कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। 7 का में 44 आता है क्या? नहीं आता ना। 35 और 52 ये 5, 7 में है क्या? नहीं है, तो ये भी हट गया। 8, 40 और 56, 40 और 56 5, 7 में है क्या? 8 पंचे 40, 8 7 56, बिल्कुल है जी। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगला भी जो जो मतलब शर्त बता रहे हैं वो भी फुलफिल होना चाहिए। बोल रहा है कि 16 वर्ष पहले 3-5 में था, तो आज अगर 40 वर्ष आपके हिसाब से है तो 16 वर्ष पहले कितना होगा? 24 वर्ष का होगा। और ये 16 वर्ष पहले कितना का होगा? तो 40 वर्ष का होगा। तो 16 वर्ष पहले 3-5 का नहीं था, 8 24 8 पंचे 40, तो हमारा फुलफिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। दोस्तों आज इस शिफ्ट में सीआई और एसआई से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए। यही हम बोल रहे थे कि बहुत सारे स्टेप जो है स्किप कर दिया है, गोला भी नहीं पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। ये कह कि आप जो नहीं आ रहा है हम इसको छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि टीसीएस वाले को कोई नहीं परख सकता। मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूं। मैं पिछले बार जो है सीजीएल का टियर 3 लिखने गया था, लेकिन ऐसा जो न तो चिट्ठी पूछा और न लेटर, ऐसा चीज पूछा जो बिल्कुल समझ में पूछिए कि एकदम सिलेबस से बाहर। तो टीसीएस वाले को कोई नहीं परख सकता कि कब क्या करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको बिल्कुल अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे करता ही रहना है और प्रैक्टिस रोजाना करना है। ठीक है, मिलते हैं जीके जीएस वाला एनालिसिस वीडियो के साथ।